चलो देखो बेटा, अब कल जो है हमने वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद में हमने देखा है चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे निकाला जाएगा बाय आरे मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड्स। तो उसने क्या किया था, एक कंटेनर लिया था, उसके अंदर दो प्लेटें रखी गई थी, एक पॉजिटिव को जोड़ा था और एक नेगेटिव को जोड़ा था। और जो पॉजिटिव प्लेट थी बेटा, वो उसको एक छोटा सा होल था ताकि उसमें से एक जो ड्रॉप्स है वो नीचे आ सके। और नीचे वाली जो प्लेट है वो क्या थी बेटा, नेगेटिव प्लेट थी। उसके बाद में क्या किया, एक साइड से उसने आयोनाइजिंग रेडिएशन भेजी, जैसे कि हमने एक्सरेज लिया था। तो वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या करेगी, उस चेंबर में जो कोई भी गैस था उसको आयोनाइज कर देगी। और वो आयोनाइज होके क्या बनाएगा, कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन। कैटायंस बोले तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव आयन। तो क्या होने लगा, उसे ऑब्जर्व ऐसे होने लगा कि इस ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने लगे। और उस ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे थे बेटा, उसकी वजह से उस ऑयल ड्रॉप पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया ड्यू टू मास एंड ग्रेविटी की वजह से वो ऑयल ड्रॉप नीचे आना चाहता है, बट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज वो जो ऑयल ड्रॉप है वो ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो ऑयल ड्रॉप कहां रहेगा, सेंटर में रहेगा। उसने माइक्रोस्कोप से देख लिया कि ऑयल ड्रॉप क्या है, स्टेडी है। इसका मतलब ये था कि mg बराबर किसके बराबर हो गया, QE के बराबर हो गया। इसका दूसरा मतलब है कि उस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज डिपॉजिट हुआ है, और वो जो चार्ज था किसकी वजह से आया था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो किसके बराबर था बेटा, n इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसे थोड़ी ना पता था कि कितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए। तो जो कोई भी चार्ज था बेटा, इधर देखिए, आपको कल ही बता चुका हूं, जो कोई भी चार्ज था बेटा वो डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रॉन की वजह से। और वो कितने इलेक्ट्रॉन थे, n। उसे पता थोड़ी था कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसने बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद में उसने ऐसे देखा कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, या तो 2 आ रही है, या तो 3 आ रही है, या तो 4 आ रही है, या तो 5 आ रही है, एंड 6 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यू आ रही है। मतलब n की ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल वैल्यूज यहां पे निकल के आ रही है। क्लियर है बात, यहां पे ऐसी वैल्यू उसे नजर नहीं आई बेटा। n की ये वैल्यू से, जैसे कि आप लेके 1.5, ये वैल्यू नजर नहीं आई उसे। या फिर ले लीजिए आप 2.5, या फिर आप ले लीजिए यहां पे 3.01, ऐसे कोई वैल्यू उसे नजर नहीं आई, उसे कोई फ्लक्चुएशन नजर नहीं आया। क्लियर है बात यहां पे। उसे हमेशा जो है वैल्यूज जो है वो n की इंटीजर मल्टीपल नजर आई। क्लियर है, n होगा, 2n होगा, 3n होगा, 4n होगा, 5n होगा। इसे बोला जाता है क्वांटाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन को या फ्लक्चुएशन को फिक्स करने को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। तो हमने इसे क्या बोला था, बोलो, ये जो वैल्यूज आ रही थी बेटा, इसे बोला था दैट इज क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, क्वांटाइजेशन। अब किसी को भी फिक्स कर सकते हो आप, जो कोई वैल्यू आपने फिक्स कर दी उसे आप क्या बोलोगे, क्वांटाइजेशन। बस उन दो वैल्यूज की बीच की वैल्यू अलाउड नहीं है, उसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन को फिक्स कर देना। तो हम यहां पे बताइए क्वांटाइजेशन किसका कर रहे हैं, चार्ज का कर रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे आप, बोलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। और इसके बिहार पे इधर देखिए आप, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि देखो जो हमारे पास में जो सीआरटी था, सीआरटी जो एक्सपेरिमेंट था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है। और दूसरी बात क्या बताया, E/m रेशियो। अरे क्या बताया था, E/m रेशियो, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप E/m रेशियो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही निकाल सकते हो, आप कोई भी चार्ज पार्टिकल का निकाल सकते हो। जिसका अगर आपको चार्ज पता है और मास पता है तो आप E/m रेशियो निकाल सकते हो। अगर मैंने आपको प्रोटॉन का मास दे दिया, प्रोटॉन पे का चार्ज दे दिया, तो आप प्रोटॉन का भी E/m रेशियो निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो अगर आपको चार्ज और मास पता है तो। क्लियर है। कितना था वो E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का, बोलिए जरा। वो था बेटा 1.76 × 10⁸ और कूलम पर ग्राम। ग्राम था रे ये इसने बेफजूल का इसने कंफ्यूज कर दिया था कल बेटा, ग्राम है वो, क्या है, ग्राम है। क्लियर है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इधर देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो यहां पे आया था 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम पर ग्राम। हाँ, अगर आपको इसको केजी में करना है, किसको करना है केजी में, ग्राम को। अगर ग्राम को अगर केजी में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ की 10⁻³ -3 से करना पड़ेगा, क्योंकि केजी बड़ा है ना बेटा और ग्राम छोटा है। अगर आपने छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो 10⁻⁻3, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। सबको समझ में आया। अब देखो मुझे क्या करना है, इस ग्राम को क्या करना है बेटा, केजी में करना है। तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा 1.76
0.76 इंटू 10 टू दी पावर, इधर देखिए आप, ये हो गया 8 और ये है कूलम पर ग्राम। अब मुझे ग्राम को किलोग्राम में करना है ना, तो इस ग्राम को ही मल्टीप्लाई करेंगे ना हम 10 टू दी पावर -3 से। आ गया सबको समझ में? अब बताइए अब किस में आ गया ये? अब आ गया केजी। अब ये ग्राम की जगह पे क्या हो जाएगा? केजी। अब देखो ये 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अरे आया सबको समझ में या नहीं आया? क्लियर है ना? अब ये 10 टू दी पावर -3 बेटा अब ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब ये 10 टू दी पावर 8 और 10 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 11 और नीचे क्या आ जाएगा? किलोग्राम। तो बोलो क्या होगा? 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम, क्योंकि ये नीचे था ना, इस अब क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा। अब कोई डाउट है किसी को? अब सबको समझ में आ गया? हम क्या कर रहे थे, बस इसी को यहां से ग्राम कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था और मैं तो बता रहा, सही बताया था आपको। चलिए अभी थोड़ा सा आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बेटा ग्राम पर कूलम पर ग्राम में ये वैल्यू आएगी और कूलम पर केजी में ये वैल्यू आएगी। क्लियर है बात? यहाँ पे ये है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बता दिया। अब मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज निकाला, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज निकाला कौन सा फॉर्मूला यूज करके? ये फॉर्मूला यूज करके। देखा ना उसने बेटा QE इज इक्वल टू NE है, तो उसने ऐसे देखा, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने के बाद एक वैल्यूज आई जो कि सबसे छोटी वैल्यूज थी और दूसरी जो वैल्यूज आ रही थी उसकी इंटीजर मल्टीपल आ रही थी। तो इसकी सबसे छोटी जो वैल्यू आई थी बेटा इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटी वैल्यू थी बेटा वो दैट इज E विच इज इक्वल टू थी, बोलो माइनस तो था ही, दैट इज -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? चार्ज। अरे किसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बोलो बेटा? ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। अब दूसरी जो वैल्यूज आई वो इसके 2 टाइम्स आई, तीसरी जो वैल्यू आई इसकी 3 टाइम्स आई। अब ये पहली वैल्यू क्या है? 1.6, 1.6 से कम वैल्यू नजर नहीं आई उसे। सबको समझ में आ रही ना बातें आपको? बेटा आरए मिलिकन ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यूज किया था, उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज करके जो चार्ज निकाला गया है, तो उसमें एन की सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 1.6 थी, इससे छोटी वैल्यूज नहीं है। दूसरी जो वैल्यू आई वो 3.2 आई, तीसरी जो वैल्यू आई वो 4.8 आई, चौथी जो वैल्यू है वो 6.0 आई, मतलब सबसे छोटी वैल्यू ये थी। तो उस पर से उसने कंक्लूड निकाला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कम से कम जो यूनिट चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के बराबर होगा। आ रहा है सबको समझ में? और सारी वैल्यू इसकी इंटीजर मल्टीपल आई थी, तो इस पर से ऐसा डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के बराबर होगा। ठीक है, इसी का यूज करके उसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल डाला। क्या निकाला? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखो आपको पता क्या चला? बोलो E/m रेशियो पता था, ये जो दे दो थॉमसन ने बता दिया था। तो बोलो क्या हो गया? बोलो ना यार, बोलो ना। 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 8 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। क्लियर है बात यहाँ पे? और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज आपको अभी पता चला, बोलो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, -19 कूलम। क्लियर है बात यहाँ पे? अब देखो आपको E/m पता है और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज पता है, तो आप यहां से मास निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? तो रखो यहां पे, तो ये मास को इधर भेज, देखो आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। क्या निकालना है? मास। ये मास को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो मास आ जाएगा। तो मास विच इज इक्वल टू E/m। अरे सही है ना? ये E/m ही है ना बेटा? ये वाला जो है ये क्या होगा? E/m। तो बताइए मास कितना, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और ये बताइए कितना है? 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 8 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। ये कूलम से कूलम आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 टू दी पावर माइनस जो 8, ये 8 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -8 हो जाएगा, मतलब वैसे ही 10 टू दी पावर -27 हो गया ना? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, वो आएगा 9.12 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम, -28 ग्राम। ये क्या आ गया बेटा आपके पास में? बोलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकन ने चार्ज भी बता दिया और मास भी बता दिया, किसका? इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन ने क्या बताया था? सिर्फ E/m रेशियो, E/m रेशियो। अब आप किसी का भी E/m रेशियो निकाल सकते हो बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन का ही E/m रेशियो निकाल सकते हो। आप इधर देखिए, आप बेटा प्रोटॉन का भी E/m रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन है हमारे पास, क्या है? प्रोटॉन है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। अगर इसका मास दे दिया जाए
तो आप इसका ई बाय एम रेशियो निकाल सकते हैं। अगर दूसरा जो देखो आप, दूसरा जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ई बाय एम रेशियो निकाल सकते हो। तीसरा जो है वो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी क्या निकाल सकते हैं, ई बाय एम रेशियो। और तीसरा, उसके बाद में चौथा देख लीजिए, एक पार्टिकल और दे देता हूं आपको, दैट इज अल्फा पार्टिकल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल का भी आप ई बाय एम रेशियो निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो, बिल्कुल। अगर आपको चार्ज दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए, मास दे दिया जाए। क्लियर है बात यहां पे। अब आपको इधर देखो, मैं थोड़ा मैग्नीट्यूड में देता हूं आपको। चलो, हमने माना कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो 1 यूनिट है लेकिन प्लस में, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी 1 यूनिट है लेकिन माइनस में। मतलब अगर मैंने माना, रिलेटिव चार्ज माना अगर, कि प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे चार्ज सेम है ना, मैग्नीट्यूड में दोनों पे चार्ज सेम है बेटा। अरे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में है। और उतना ही चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में है, लेकिन वो प्लस में है। वो किसमें है, प्लस में। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो हमने माना कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1 यूनिट है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1 यूनिट है, तो प्रोटॉन पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अब न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0। न्यूट्रॉन पे क्या होता है चार्ज, 0। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है बेटा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, मतलब 2 यूनिट्स माना हम। कितने यूनिट्स माना है, 2 यूनिट। हेलियम जो एक्चुअली अल्फा जो पार्टिकल है उसे हेलियम न्यूक्लियस कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट दी हेलियम। ओए बजा मत, तेरे को बजा दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में आवाज नहीं आना चाहिए। यहां पे देख बेटा, ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल को कहते हैं दैट इज हेलियम। और हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है रे, 2 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। मास नंबर कितना होता है, 4। क्लियर है बात यहां पे, 2He4। अब मुझे बताइए हेलियम में कितने प्रोटॉन है, 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 2 है। नजर आ रहा है ना, तो 2 ही प्रोटॉन होंगे ना। तो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है किसके ऊपर, हेलियम पे। और हेलियम को ही बेटा कौन सा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्यों कहते हैं अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास हेलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, इसलिए हेलियम पार्टिकल को ही अल्फा पार्टिकल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अल्फा पार्टिकल। सब पे चार्ज समझ में आ गया। इस पे +1 है, इस पे -1 है, इस पे 0 है, इस पे +2 है, इस पे क्या हो जाएगा, +2। क्लियर है सबको बातें। अब यहां पे अगर इनका मास दे दिया जाए, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर मैंने मान लिया 1 यूनिट, क्या माना, 1 यूनिट, पता है ना आपको, 1 यूनिट बोले तो 1 AMU माना, तो न्यूट्रॉन पर का मास भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। और हेलियम का मास कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 2 यूनिट होगा कि 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट। दिख रहा है ना आपको यहां पे, क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। और इसका जो मास है, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का। बहुत ज्यादा मास है क्या, नहीं बेटा, बहुत कम मास है, निग्लिजिबल मास है। और वो कितना था बोलो, 0.00055 AMU, मतलब U। क्लियर है बात यहां पे। देखो आपको 4 पार्टिकल दिए गए हैं, इन 4 पार्टिकल में आपको चारों पार्टिकल का चार्ज दिया गया है, चारों पार्टिकल का मास दिया गया है। क्लियर है। और चारों पार्टिकल का आपको पूछा है E/m। क्या पूछा है, E/m। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, आप बताइए सबसे ज्यादा E/m किसका होगा। आप देखिए इसे और E/m रेशियो बताइए मुझे सबसे ज्यादा किसका होगा। इलेक्ट्रॉन का होगा। मुझे सिर्फ ऑर्डर बतानी है आपको इन चारों में से कि ऑर्डर में E/m रेशियो जो है, चार्ज टू मास रेशियो, सबसे ज्यादा किसका होगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उसके कम। बताइए जरा आप मुझे क्या होगा, क्या होगा। E बोले तो 4, मास M बोले तो मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका E/m कम होगा कि ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका E/m कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। समझ, अरे नीचे है ना ये बेटा, ये जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ओए ये बेटा जो M की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, E/m उतना छोटा होगा। सबको समझ में आया है नहीं आया, आ गया सबको समझ में। और जिसकी M की वैल्यू सबसे छोटी होगी उसका E/m सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है या नहीं है, आ रहा है सबको समझ में। यहीं से समझ में आता ना, काहे कैलकुलेट कर रहे हो आप। मास पे देख लीजिए ना आप, चार्ज छोड़िए, न्यूट्रॉन पे तो छोड़िए, ये तो चार्ज 0 है, तो चार्ज 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय हाथी इक्वल टू 0। अरे 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है, 0। 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो तो 0 आएगा ना, तो इसका चार्ज E/m रेशियो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया सबको समझ में या नहीं आया, आ रहा है ना बेटा। E/m रेशियो इसका क्या हो जाएगा, देखो ना, इसका चार्ज क्या है, इसका मास कितना है, 1 यूनिट, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब सबसे मास कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। ये तो समझ में आता है आपको, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा E/m किसको आएगा,
इलेक्ट्रॉन का आएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा E/m रेशियो जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन से कम किसका होगा बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन से कम किसका होगा? प्रोटॉन का। वेरी गुड, किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन से कम किसका होगा? न्यूट्रॉन का तो जीरो है ना यार, न्यूट्रॉन का क्या है? जीरो है। किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का। और अल्फा पार्टिकल के बाद सबसे कम किसका होगा बेटा? न्यूट्रॉन का। आ गया सबको समझ में या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है बेटा? जिसका मास ज्यादा उसका E/m कम, और जिसका मास कम उसका E/m रेशियो ज्यादा। क्लियर है ना? देखो बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है इन चारों में सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो क्या आएगा? सबसे ज्यादा आएगा। और इसमें मास अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है, इसलिए E/m रेशियो इसका कम आएगा। लेकिन यहां पे जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है उस पे तो चार्ज ही जीरो है ना, तो 0 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या आने वाला है? 0। तो न्यूट्रॉन का E/m रेशियो क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ऐसे बेटा आपको 4 पार्टिकल दिए जाएंगे और उनकी ऑर्डर अरेंज करने के लिए बोलेंगे कि बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में E/m रेशियो लिखिए उनका। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ता है। समझ में आ रही ना बातें? ज्यादा यूज करने का मतलब ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ज्यादा बेटा पढ़ना पड़ता है। उसे बोलते हैं, नहीं तो क्या ऐसा थोड़ी ना होता है किसके पास ज्यादा दिमाग होता है किसके पास कम दिमाग, उसका मतलब ये नहीं होता है बेटा। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और दूसरी बात, एक बात और बताता हूं आपको, जो बेटा अभी से शुरुआत से ही अच्छे एफर्ट लगाता है ना, तो वो आखिरी तक के वैसे ही एफर्ट लगाना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि फिर बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में क्या करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, बाद में फिर वो डगमगा जाते हैं। नहीं बेटा, वो रिजल्ट नहीं देता है, कंसिस्टेंसी रिजल्ट देती है। हार्ड वर्क तो करना है, बिल्कुल है, मैंने स्मार्ट वर्क भी करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ऐसा नहीं कि फिर आप 8 दिन लगातार, नहीं जोश में आ गए 8 दिन लगातार हम पढ़ाई करेंगे दिन रात, और बाद में दूसरे हफ्ते 15 दिन सो रहे मस्त आराम से। ऐसा नहीं करने का। आप कम करिए, 1 घंटा ही पढ़िए केमिस्ट्री को, लेकिन डेली पढ़िए। कम से कम 1 घंटा तो पढ़िए, लेकिन लगातार डेली। कुछ भी हो जाए, बीमार हो, जुकाम हो, सर्दी हो, कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है उसको। उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और कंसिस्टेंसी बेटा के जो रिजल्ट होते हैं ना, वो अनबिलीवेबल होते हैं। आप थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकते हो उस बात का, देखिए आप करके। तो ये बात क्लियर है सबको यहाँ पे कि जिसका मास कम हो जाएगा उसका E/m रेशियो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? अभी सबको E/m रेशियो निकालते आएगा, आ रहा है सबको समझ में? चलिए इधर देखो बेटा, मेरे पास में एक आपको प्रॉब्लम देता हूं। मेरे पास में एक ऑयल ड्रॉप है, इधर देखिए, ये जो एक ऑयल ड्रॉप है, दिस आर द ऑयल ड्रॉप। ये क्या है? ऑयल ड्रॉप्स है। ये ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर मैंने माना चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है बेटा, इसके ऊपर क्या है? चार्ज। क्यों होता है? वो है हमारे पास में 8.0 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, -19 कूलम। क्लियर है? अब आपको पूछा है कि बताइए इस पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने, ये पूछा गया। क्लियर है? एक ऑयल ड्रॉप दिया गया है, मैं राइटिंग में नहीं लिखता उसे। ऑयल ड्रॉप हैज अ चार्ज और 8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट। क्लियर है? यहां पे ऐसे दे दिया, एक ऑयल ड्रॉप है जिसपे चार्ज जो है वो इतना है, 8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के बराबर है। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो हमें पता है बेटा, क्या पता है हमें? बोलो जरा। हमें ये बात तो पता है ना कि दैट इज द Q इज द चार्ज विच इज इक्वल टू n इंटू क्या होता है? E होता है। n इंटू क्या होता है? E। यही तो n निकालना है ना हमें। ये तो क्या है? n। तो बेटा ये क्या है? चार्ज है। किसके ऊपर चार्ज है? Q, ऑयल ड्रॉप के ऊपर। कितना है बोलो बेटा? 8.0 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और n निकालना है हमें। n क्या करना है? निकालना है। E क्या है? चार्ज है। किसके ऊपर का चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है। वो कितना होता है बोलो बेटा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, -19 कूलम। आ गया सबको समझ में? 10 टू दी पावर -19 कूलम, 10 टू दी पावर -19 कूलम आउट। और ये है, मान लो इसे 16 मान लो, इसे 80 मान लो, तो 80, 16 5 जा 80, 16 5 जा कितना होता है? 80 होता है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। मतलब उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए गए हैं? 5। ऐसे पूछा जाएगा आपको। चार्ज दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, सीधे सीधे उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑयल ड्रॉप के ऊपर का चार्ज आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में या नहीं आ रहा है? क्लियर है ना बेटा? Q या n दोनों में से कोई एक दे दिया जाएगा, दूसरा पूछ लिया जाएगा आपको, क्योंकि ये E तो पता है ना आपको, ये E पता है। दिस आर द क्या होता है? ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बड़े आगे अभी अब डीपीपीज में बेटा इससे रिलेटेड और भी आपको ऑयल ड्रॉप मेथड पे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी नेक्स्ट डीपीपी में जल्दी देने वाला हूं। आज तो ठीक है, मंडे को मिल जाएगी आपको।
बिल्कुल श्योर बेटा, मंडे को आपको दी जाएगी, ठीक है। बड़े आगे अभी, चलो अब बात करते हैं बेटा, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन का ई बाय एम रेशियो भी निकल गया, इलेक्ट्रॉन का मास भी आ गया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज भी आ गया। अब बात करते हैं बेटा, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन दैट इज गोल्डस्टीन ने। किसने की थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। चलिए इधर थोड़ा अच्छे से लेते हैं इसे, इधर देखिए बेटा, अब बात करेंगे दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, बताइए किसने की थी बेटा? बाय गोल्डस्टीन। बाय गोल्डस्टीन किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था बेटा। देखो कुछ बुक्स में 1911 है, कुछ बुक्स में बेटा 1919 है, 1919 है, तो चलिए 1919 भी लेके तो कल चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। सो दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन दैट इज बाय गोल्डस्टीन इन 1919। हालांकि क्या है, जो प्रोटॉन जो ये नाम है ये गोल्डस्टीन ने नहीं दिया था, ये नाम दिया था रुदरफोर्ड ने। द नेम ऑफ प्रोटॉन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट रुदरफोर्ड। एक्चुअली क्या था, एक रुदरफोर्ड जो है वो बड़ा साइंटिस्ट है बेटा, और जो बाकी उसके जो उसके साथ में जो कोवर्कर्स है, उसके स्टूडेंट्स है, तो बेटा जेम्स चैडविक एंड गोल्डस्टीन रुदरफोर्ड के स्टूडेंट है। तो इन्होंने इन साथ में मिलकर वर्क किया था। एक्चुअली प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिटेक्ट किया था, लेकिन नाम जो है वो रुदरफोर्ड ने दिया था। समझ में आ रही ना बात आपको? ये जो नाम है बेटा दैट इज अ नेम प्रोटॉन। इधर देख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज नेम प्रोटॉन। प्रोटॉन was given by किसने दिया था? ये रुदरफोर्ड ने दिया था बेटा। रुदरफोर्ड का भी मॉडल आने वाला है एटम से रिलेटेड, ठीक है। सो दैट इज द रुदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। एक अच्छा ब्रिलियंट एफर्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्ट्रक्चर था बेटा, ब्रिलियंट एफर्ट्स थे एटम से रिलेटेड रुदरफोर्ड का भी एटम्स फेल हो गया था। फिर बोहर आए थे, नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो अभी तक के लगातार चल रहा है, ठीक है। बात करेंगे उसके ऊपर भी। चलिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में इट इज डिस्कवर्ड बाय द गोल्डस्टीन एंड देन नेम वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट रुदरफोर्ड। क्लियर है? देखो अब आगे सुनिए बेटा, गोल्डस्टीन ने क्या किया? गोल्डस्टीन ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो जे थॉमसन ने एक सीआरटी ट्यूब यूज की थी, कैथोड रे ट्यूब, या उसे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। उसने डिस्चार्ज ट्यूब्स के जरिए से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किया? डिस्कवर किया। उसे क्या बोला उसने? इलेक्ट्रॉन। लेकिन गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया, उसने बेटा उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया। किसके एक्सपेरिमेंट को? जे थॉमसन के। सीआरटी वाला जो एक्सपेरिमेंट था, किसका? जे थॉमसन का, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है। तो उसी एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने बार बार बुक्स में आता है कि नियर अबाउट 34 टाइम्स उसे रिपीट किया। 34 टाइम्स उसने क्या किया? रिपीट किया। 34 टाइम रिपीट करने के बाद में क्या हुआ? उसने एक लॉजिक तो लगा लिया था। क्या लगा लिया था वहां पे लॉजिक? कि उस दौरान जब सीआरटी में नेगेटिव रेज अगर बन रहा है तो पॉजिटिव रेज भी बनना चाहिए। मैंने बता चुका हूं आपको। पॉजिटिव बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद में उसे ग्रीन ग्लो ही नजर आ रहा था। कौन सा ग्लो नजर आ रहा था? ग्रीन ग्लो, जो कि किसका था बेटा? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन तो ये तो लॉजिकल बात है कि उसमें पॉजिटिव रेज भी जनरेट होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव रेज भी जनरेट होने। तो थोड़ा सा उसने बेटा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, जैसा आप लगाते हो। उसने क्या कर दिया, जो कैथोड था उस कैथोड को बारीक होल कर दिए। उसे बोला जाता है परफोरेटेड कैथोड। क्या बोलते हैं उसे? परफोरेटेड कैथोड। क्या होता है परफोरेटेड कैथोड? ओए नीचे देख रहा है, किसे बोलते परफोरेटेड कैथोड? बता वाला ई बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना है? तो वो बाजू वाला छुप रहा है, तो इधर हाँ कितना होता है ई बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन पे? ई बाय एम रेशियो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? बेटा पढ़ने के लिए आ रहे हो, थोड़ा यहां पे ध्यान दो, ठीक है। नीचे देखने के लिए नहीं आ रहे आप। सो यहां पे देखो बेटा, गोल्डस्टीन ने क्या किया था, इधर देखिए आप, गोल्डस्टीन ने क्या किया था? गोल्डस्टीन ने बेटा एक कैथोड रे ट्यूब, मैंने बोला ना, उसने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ही क्या किया? रिपीट किया। तो उसने इस तरीके से थोड़ा चेंजेस किए थे उसके अंदर। तो ये हमारे पास में है कैथोड रे ट्यूब, ये देख लीजिए, ये क्या है बेटा? दैट इज कैथोड रे ट्यूब, है कैथोड रे ट्यूब। यहां पे एक प्लेट रखी गई इस तरीके से, और यहां पे जो उसने कैथोड लिया, देखो आपको पता था कि कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, और दूसरी बात जो पॉजिटिव रेस थी वो कहां जा रही थी बेटा? कैथोड की तरफ जा रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। क्लियर है? तो उसको डिटेक्ट करने के लिए उसने कैथोड क्या किया, जो पॉजिटिव रेस है वो कैथोड की तरफ आएंगी ना, पॉजिटिव रेस किधर आएगी? कैथोड की तरफ आएगी। तो उसने कैथोड को ही चेंज कर दिया।
कैथोड को बेटा ऐसे ले लिया उसने, परफोरेटेड कैथोड। मैं थोड़ा बना के बताता हूं आपको कि परफोरेटेड कैथोड क्या होता है। इधर देखिए आप बेटा, परफोरेटेड का मतलब होता है जालीदार। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? जालीदार। जालीदार का मतलब जिसे बारीक बारीक क्या हो गए बेटा? होल हो गए। ये ऐसे नजर तो आ रहा है ना कि थोड़ा अच्छा बना दो, अच्छे ही बना रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे ऐसे ही बनाना आता है। हाँ, ये देख लीजिए आप, ये बेटा इस तरीके से कैथोड है। ये क्या है? कैथोड है। लेकिन इस कैथोड को क्या है बेटा? बारीक बारीक होल है। इस कैथोड को क्या है? बारीक बारीक इस तरीके से होल है। इधर देखिए आप, इसे कैथोड क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये बैटरी के हमने निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा। इधर देखिए आप, ये बैटरी के हमने निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा और ये बैटरी के, ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये दूसरा हो गया बेटा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। अब आपको अच्छे से पता है बेटा, जो पॉजिटिव होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। और जो निगेटिव होता है उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। लेकिन ये सिंपल कैथोड है क्या? नहीं है, ये है जालीदार कैथोड। जाली समझता ना आपको? छन्नी होती है, दिखता है ना आपको? जाली जैसे बारीक बारीक होल होते हैं बेटा, उसे बोलते हैं दैट इज परफोरेटेड। क्या बोलेंगे? परफोरेटेड कैथोड। ये कैथोड है लेकिन कैसा है? परफोरेटेड कैथोड है। समझ में आ रहा है ना? जालीदार। हिंदी में लिख दूं क्या जालीदार है करके? हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको कि ये परफोरेटेड कैथोड है। उसने ऐसे किया चेंज क्योंकि उसे सिर्फ नजर आ रहे थे ग्रीन ग्लो, मतलब कौन से क्या नजर आ रहे थे? इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे थे बिहाइंड दी एनोड, बिहाइंड दी एनोड। अरे यहां पे आप मुझे बताइए, यहां पे अब इतनी बात तो आपको क्लियर है कि जब हाई वोल्टेज लिया जाए और इसके अंदर थोड़ा बहुत गैस लिया जाए लो प्रेशर से, क्यों लिया था हाई वोल्टेज लो प्रेशर? मैं आपको कल ही बता चुका हूं, थोड़ा सा आप उसे पढ़ा करें आप। तो बेटा इसके अंदर पॉजिटिव रेज भी बनेगी और निगेटिव रेज भी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे बेटा ये बात तो क्लियर है कि जब कैथोड से कैथोड रेज बाहर निकलेगी, वो गैस से जब टक्कर मारेगी तो गैस को आयोनाइज कर देगी। तो गैस दो तरह के आयन बनाएगा, एक बनाएगा पॉजिटिव आयन, एक बनाएगा निगेटिव आयन। तो आपको ये बात तो क्लियर है ना कि इसके अंदर पॉजिटिव आयन भी है और निगेटिव आयन भी है। तो देखो मैं पॉजिटिव आयन भी बताता हूं और निगेटिव आयन भी बताता हूं। तो चलिए देखो वहां पे, यहां पे क्या होगा? इधर देखिए आप, इसके अंदर बेटा पॉजिटिव आयन भी है और क्या है? निगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन हो गए। सिमिलरली कलर चेंज करके बताता हूं बेटा, इधर देखिए यहां पे क्या हो गए बेटा? बोलो, निगेटिव आयंस भी हो गए। क्या हो गए? निगेटिव, सॉरी ये क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव आयंस। ये क्या हो जाएगा? निगेटिव आयन। अब देखो इसमें दोनों आयंस हो गए। ये तो क्लियर है आपको कि इसमें दोनों भी आयंस हो गए। जैसे ही गैस से बेटा कैथोड रे ने टक्कर मारी तो गैस आयोनाइज हो गया। क्या हो गया? आयोनाइज। क्लियर है? कैसे आयोनाइज हुआ? आपको बात समझ में नहीं आ रही क्या? इधर देखो बेटा, गैस कैसे आयोनाइज हुआ। चाहे इसमें आप कोई भी गैस ले लीजिए, चाहे आप इसमें कोई भी गैस ले लीजिए। देखो अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बताइए कैसे आयोनाइज होगा? बोलो बेटा। हाइड्रोजन आयोनाइज होगा H प्लस क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मेरे पास में ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन कैसे आयोनाइज होगा? बोलो बेटा। O प्लस क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास में हीलियम होगा तो हीलियम कैसे आयोनाइज होगा? बोलो बेटा। दैट इज He प्लस क्या देगा आपको? वो इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आया? क्लियर है? अब देखो सभी आपको क्या दे रहे हैं आयोनाइज होने के बाद में? पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। सबको समझ में आया? अब देखो ये जो निगेटिव आयन है, ये जो निगेटिव आयन है, इधर देख लीजिए आप, ये जो निगेटिव आयन है इनकी सबकी शकल सूरत एक जैसी है। चाहे वो किसी भी गैस से आ रहे हो, चाहे वो हीलियम से आ रहे हो, चाहे बेटा वो ऑक्सीजन से आ रहे हो, चाहे वो हाइड्रोजन से आ रहे हो, किसी भी गैस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही होंगे। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? लेकिन जो पॉजिटिव आयन है, जो पॉजिटिव आयन है, क्या सारे पॉजिटिव आयन सेम है? नहीं है ना, सारे पॉजिटिव आयन बेटा डिफरेंट है। अगर हाइड्रोजन से आएगा तो H प्लस होगा और ऑक्सीजन से आएगा तो O प्लस होगा और हीलियम से आएगा तो He प्लस होगा। सबको समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने यहां पे अगर बेटा पॉजिटिव प्लेट लगा दी, क्या लगा दी यहां पे? पॉजिटिव प्लेट, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट हो गए। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। बोलना पड़ेगा रे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। किधर मुंह कर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव एनोड होता है कि कैथोड होता है? एनोड। वेरी गुड। तो आपको बात समझ में आ गई। ये मेरे पास में है बेटा पॉजिटिव प्लेट। ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट। तो ये क्या हो जाएगा? एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। कौन माइग्रेट कर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट कर जाएंगे? एनोड की तरफ। इसलिए हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला? कैथोड रे। क्या बोला? कैथोड रे। क्यों बोला कैथोड रे? क्योंकि उनका ओरिजिन क्या था? कैथोड। किसका ओरिजिन कैथोड है बेटा?
इलेक्ट्रॉन का, और वो कैथोड से किधर जा रहे हैं, एनोड की तरफ, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, कैथोड रे, कैथोड रे। सिमिलरली इस चेंबर के अंदर पॉजिटिव रेज भी तो जनरेट हो गए। अब ये जो पॉजिटिव रेज है बेटा, बताइए पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे या निगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। कौन से रे, पॉजिटिव रेज। ये जो बेटा रेज है इन्हें बोला जाता है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं बेटा, ये जो रेज है इन्हें बोलेंगे हम विच रेज, पॉजिटिव रेज। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेज। अभी इसे एनोड रे नहीं बोलेंगे। अब ये पॉजिटिव रेज किधर जाएंगे, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ। अब सबको समझ में आ रहा है कि कौन किधर जा रहा है, हाँ ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है कौन किधर जा रहा है। कैथोड रेज एनोड की तरफ जा रहे हैं और एनोड रे कैथोड की तरफ जा रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं, और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है बात, सबको समझ में आया। तो जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है बेटा उसे बोलेंगे कैथोड रे, और जो पॉजिटिव रेज है उसे बोलेंगे पॉजिटिव रे। हालांकि उसे ये बोलना गलत होता है, लेकिन ठीक है ये गलती हम कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज एनोड रेज। क्या बोलेंगे, एनोड रेज। जब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और एनोड रेज होगा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, फिर मजबूर है हम एनोड रे बोलने के लिए उसे। आ रही है सबको समझ में, क्लियर है। तो अभी क्लियर है सबको सीन क्या हो रहा है करके। इसके अंदर देखो, अब इधर आ जाइए आप, इधर मतलब इधर देखिए आप बेटा, यहां पे पॉजिटिव्स भी है और निगेटिव्स भी है। अब पॉजिटिव निगेटिव किधर जाएंगे, सबको समझ में आ रहा है। अब ये जो पॉजिटिव है बेटा, इधर देखो, पहले हम बात करते हैं निगेटिव की। ये जो निगेटिव है ये किधर जाएंगे बोलो बेटा, एनोड की तरफ की कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ। आगे सबको समझ में, ये किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे ना, ऐसे नजर तो आ रहा है ना आपको। और यहां पे बताइए कौन सा ग्लो मिलेगा, यहां पे ग्रीन ग्लो मिलेगा। चलिए मैं ग्रीन से ही बना देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा आपको, दैट इज द ग्रीन ग्लो। कौन सा ग्लो, दैट इज ग्रीन ग्लो। और ये किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। क्लियर है। अब जब उसने जालीदार कैथोड लिया तो जो निगेटिव नहीं बेटा, कौन से रेस, पॉजिटिव रेस इसमें से जाएंगे, इसमें से जाएंगे या नहीं जाएंगे, अरे जाएंगे ना ऐसे। ये जो पॉजिटिव रेज है बेटा ये इसमें से क्या होगे, इस तरीके से मूव कर जाएंगे। तो इधर आपको मिलेगा क्या मिलेगा, एक ग्लो मिलेगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या लगाया है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है ना। यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट लगी है। तो यहां पे जो पॉजिटिव रेस का जो ग्लो मिलता है बेटा वो मिलता है येलो ग्लो। बेटा उसी कलर से बना के बता रहा हूं, कौन सा ग्लो मिलेगा, यहां पे येलो ग्लो मिलेगा। आ गया सबको समझ में। अब देखो उसे दो कलर के ग्लो मिल रहे हैं। जो ग्रीन ग्लो था तो वो तो बेटा इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा था। अब जो येलो ग्लो मिल रहा है बिहाइंड दी कैथोड, बिहाइंड दी कैथोड। सबको समझ में आया। कैथोड जालीदार क्यों लिया, जब कैथोड जालीदार नहीं था बेटा, जिसे एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन रिपीट कर रहा था, तो उस टाइम में उसने जो कैथोड लिया था वो जालीदार लिया था क्या, नहीं। तो सारे जो पॉजिटिव रेज है वो यहां पे टक्कर मार के रुक जा रहे थे ना, तो इधर क्या दिखेगा उसे। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब सीन कुछ और था। ये जो कैथोड रेज इस होल में से पास होके बेटा अब कहां जा रहे थे, कहां पे जा रहे थे, फोटोग्राफिक प्लेट पे जा रहे थे या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जा रहे थे। इस वजह से कौन सा ग्लो आ जाएगा, यहां पे येलो ग्लो आ जाएगा। आ गया सबको समझ में। इस वजह से बेटा उसने कौन से रे डिस्कवर किए, पॉजिटिव रेज। और पॉजिटिव रेज को आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, एनोड रे। अब देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो है, ये जो बारीक बारीक होल है बेटा, इसे बोला गया कैनाल। क्या बोला गया, कैनाल। और ये जो पॉजिटिव रेज है उस कैनाल में से पास हो रहे हैं। पॉजिटिव रेस किस में से पास हो रहे हैं, कैनाल में से। इसलिए इस पॉजिटिव रेस को ऑल्सो कॉल्ड एज बोला गया कैनाल रे। कौन से रे, कैनाल रे। आ गया सबको समझ में। ये दो चीजें तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसे पॉजिटिव रेस एंड कैनाल रेज बोलते हैं। कौन से रेस, पॉजिटिव रेज एंड दी कैनाल रेज। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ना हो तो एनोड रे अगर दिया है तो आप बेटा उसे चूज कर सकते हो। क्लियर है बात यहां पे। तो एनोड रे इज आल्सो कॉल्ड एज दी पॉजिटिव रे, पॉजिटिव रे इज आल्सो कॉल्ड एज दी कैनाल रे। कैनाल रे क्यों कह रहे हैं, एनसीईआरटी बोलता है बेटा कि वो जो परफोरेटेड कैथोड लिया था, उस परफोरेटेड कैथोड को छोटे छोटे जो होल थे उसे हमने कैनाल बोला। तो वो जो पॉजिटिव रेज है वो कैनाल में से पास हो रहे हैं, इसलिए उसे बोला कैनाल रेज, कैनाल रेज। आ गया सबको समझ में, क्लियर है। अब इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, ये जो परफोरेटेड कैथोड लेने की वजह से हुआ तो नेगेटिव रेस किधर चले गए बेटा, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव रेस किधर चले गए, एनोड की तरफ। अब मुझे बताइए जो नेगेटिव रेस है जिसे हमने कैथोड रे बोला, उनका सबका जो E/m होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा, बोलो। सबका जो E/m होगा वो क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। आ गया सबको समझ में। अरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही है ना,
चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, सबसे तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन का ई बायम रेशियो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आया सबको समझ में? पीछे वाले बेटा इधर देखो आप, यहां पे ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन है, तो सब इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम रहेगा, सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम रहेगा, तो सबका ई बाय एम रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबका ई बाय एम रेशियो क्या रहेगा, सेम। लेकिन जो हमारे पास में जो पॉजिटिव रेज है, क्या इसका ई बाय एम रेशियो सेम रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सबका मास अलग अलग है। अगर मैं मानूं हाइड्रोजन का मास अगर 1 यूनिट है, तो ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट है ना बेटा? अरे हीलियम का मास 4 यूनिट है। हीलियम का मास किसका है? 4 यूनिट। अभी तो बताया कि ई बाय एम रेशियो मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है ना। मास चेंज होगा तो ई बाय एम रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे बता दिया आपको कि जिसका मास ज्यादा उसका ई बाय एम रेशियो कम। तो बताइए सबसे ज्यादा ई बाय एम रेशियो किसका रहेगा? हाइड्रोजन का। सबसे कम किसका रहेगा इसमें? ऑक्सीजन का। मतलब ई बाय एम रेशियो गैस पे डिपेंड करता है। इट इज वेरी गैस टू गैस। जैसा ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ई बाय एम रेशियो क्या है इलेक्ट्रॉन का, फिक्स है। चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, सेम है। सब पर चार्ज क्या है, सेम है। सब पर मास क्या है, सेम है। लेकिन यहां पे अगर चार्ज सब पे सेम है, चार्ज तो सब पे सेम है, एक +1 +1 +1, सब पे चार्ज क्या है, +1 सेम है, लेकिन मास सबका सेम है क्या? तो ई बाय एम रेशियो सेम रहेगा क्या? नहीं। तो ई बाय एम रेशियो पॉजिटिव रेस का सेम है या वेरिएबल है? वेरिएबल। इट इज वेरी। इट इज क्या होता है बेटा, वेरी होता है। कैसे वेरी करेगा ये बोलो? इट इज वेरी गैस टू गैस, गैस टू गैस। गैस चेंज करोगे तो ई बाय एम रेशियो क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पॉजिटिव रेस का ई बाय एम रेशियो वेरिएबल होता है कि फिक्स होता है? वेरिएबल होता है। और ई बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? फिक्स होता है। चाहे आप कोई भी गैस ले लीजिए, आपको 4-5 गैस दे देंगे और पूछेंगे ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट। हाँ, अगर आपको ई बाय एम रेशियो किसका पूछ लिया जाए, पॉजिटिव रेस का, तो वो बेटा वेरी करेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? अरे बेटा गैस वेरी करेंगे तो मास चेंज हो जाएगा ना। मास चेंज हो जाएगा तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या ई बाय एम रेशियो? मास चेंज करेंगे तो ई बाय एम रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन का ई बाय रेशियो क्या होता है, फिक्स। ई बाय रेशियो क्या होता है, एम, फिक्स होता है। पॉजिटिव रेस का क्या होता है बेटा, वैरी करता है। क्या करता है, वैरी। अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं इसकी। नजर तो आ रहा है सबको? इधर देखो बेटा, अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक यहां पे लिख के बताता हूं आपको कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। अब ये देखो, ये जो पॉजिटिव रेज है ये कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। इट इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इट इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, दिस पॉजिटिव रेज इज हाईली एनर्जेटिक देन दैट ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज से एनोड रेज की एनर्जी ज्यादा होती है। कैथोड रेज से एनोड रेज की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है वो मास कम होता है, पॉजिटिव रेज का मास ज्यादा होता है। जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। एनर्जी इज इक्वल टू mc²। बताया ना आपको आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। समझ में आ रही ना बातें आपको? जिसके पास मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल है ना, निग्लेक्ट करके चल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का मास, लेकिन उससे ज्यादा जो मास रहेगा वो सभी पॉजिटिव रेस का रहेगा। तो यहां पे देखो लिख के बताता हूं, ऐसे नहीं बेटा, इधर देख लीजिए। अब बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस की एनोड रेस। एनोड रेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बोलो, एनोड रेस और पॉजिटिव रेस। कौन सी रेस, पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस को आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, कैनाल रे। क्या बोलेंगे, कैनाल रे बोलना पड़ेगा रे आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, दिस पॉजिटिव रेस, इधर देखिए आप, ये है पॉजिटिव रेस। बाद में नहीं बोलना है, बाद में बोल के क्या मतलब है, जब बोलने के लिए बोल रहा हूं तब बोलना है बेटा, ठीक है। सो दैट इज पॉजिटिव रे ट्रैवल, पॉजिटिव रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। किधर ही नहीं मुड़ेगे बेटा, जैसा आप बोर्ड पे एकदम स्ट्रेट देख रहे हो, इधर उधर नहीं देख रहे हो, सो वैसे ही होती है। दैट इज कैनाल रे, दैट इज मूव ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन, इधर उधर देख बिल्कुल भी नहीं देखती, सीधी चली जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, सही है ना। जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बेटा, तो ये कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, द एनर्जी ऑफ एनोड रे इज ग्रेटर देन, दैट इज एनोड रे पोजेस मोर एनर्जी देन कैथोड रेस। कैथोड रेस से इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सो दैट इज एनोड रे और पॉजिटिव रेस have more energy, than बोलो रे,
बोलो देन कैथोड रेज। कैथोड रेज से इनकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, अरे किसकी, एनोड रेज की एनर्जी कैथोड रेज से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्योंकि बेटा मास ऑफ एनोड रेज, मास ऑफ एनोड रेज इज मच अप टू मगरमच्छ ग्रेटर देन बेटा मास ऑफ कैथोड रे, मास ऑफ कैथोड रे। समझ में आ रही ना बातें आपको। अरे आपको बेटा एनोड रेज, अगर आपने छोटे से छोटा एनोड रेज लिया, जैसे कि प्रोटॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बेटा 1837 टाइम कम है, 1837 टाइम्स कम है। तो मास बेटा बहुत कम है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अभी प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोटॉन की डिस्कवरी चल रही है, देखो क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज द मास ऑफ एनोड रे इज मच ग्रेटर देन, हाँ मच समझ में आ गया ना। सो दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ कैथोड रेज, मास ऑफ कैथोड रे। क्लियर है बात, यहां पे आ गया सबको समझ में। अब बताइए नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट पोस्टुलेट देख लीजिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लीजिए। ई बाय एम रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है या वेरिएबल होता है। सो लिखिए यहां पे E by m ratio of anode ray is बोलो vary और variable और vary gas to gas, variable और vary gas to gas। ये gas to gas कैसे करेगा बेटा, vary करेगा। अगर आपने गैस ले लिया हाइड्रोजन और हीलियम, तो हीलियम का ई बाय एम अलग होगा और हाइड्रोजन का ई बाय एम रेशियो क्या होगा, अलग होगा। आ रहा है सबको समझ में बेटा, शॉर्ट में लिखा के दे रहा हूं कि ई बाय एम रेशियो एनोड रे का क्या करता है, वैरी करता है गैस टू गैस। मतलब फिक्स होता है क्या, नहीं होता है। दैट इज क्या होता है, वेरिएबल। क्या हो जाएगा, वेरिएबल। क्या वेरिएबल है, ई बाय एम रेशियो। किसका ई बाय एम रेशियो, एनोड का ई बाय एम रेशियो। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसी एनोड रेस जिसका मास कम होगा, जिसका मास क्या होगा, कम होगा, तो उसका ई बाय एम रेशियो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा होगा। अब मुझे बताइए, मैंने जो चारों पांचों एग्जांपल बताए थे आपको, सबसे ज्यादा मास कम किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ई बाय एम रेशियो क्या रहेगा। सो इट इज फाउंड दैट गोस्टन को ऐसे दिखा कि ई बाय एम रेशियो जो है हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। सो हाइड्रोजन शो हाईएस्ट ई बाय एम रेशियो, द मैक्सिमम। इधर देखो ऐसे लिख के देता हूं, द maximum E by M ratio, that is maximum E by M ratio of hydrogen। इधर देख लिया, ऐसा गलत हो जाएगा। It is found that the maximum E by M ratio of elements found in hydrogen। So hydrogen show maximum, ऐसे लिख देता हूं बेटा। ये थोड़ा सा लैंग्वेज में गलतियां हो रही है तो वो नहीं करेंगे हम। इधर देखिए बेटा, हाइड्रोजन शो क्या बोलेंगे, बोलो हाइड्रोजन शोज बोलो मैक्सिमम ई बाय एम रेशियो। क्या बोलेंगे, बोलो मैक्सिमम, मैक्स समझता ना, हाँ। सो दैट इज मैक्सिमम ई बाय एम रेशियो। हाइड्रोजन का क्या होगा, ई बाय एम रेशियो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, बिकॉज इट्स मास इज मिनिमम, अभी तो बोला बेटा, जिसका मास कम होगा उसका ई बाय एम रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे देखा गया, गोस्टिन को ऐसे नजर आया कि ई बाय एम रेशियो सबसे ज्यादा किसका था, हाइड्रोजन का था। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या है, यहां पे सबसे कम है। सो दैट इज हाइड्रोजन शो मैक्सिमम ई बाय एम रेशियो बिकॉज बोलो बेटा, बिकॉज इट्स मास इज मिनिमम, क्योंकि उसका मास क्या है, यहां पे मिनिमम है। इस वजह से उसका ई बाय एम रेशियो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, हाईएस्ट रहेगा अमंग दी ऑल गैसेस, क्योंकि हाइड्रोजन से कम मास वाला कोई गैस है क्या, और नहीं। जितने भी हीलियम लोगे, नियॉन लोगे, अर्गॉन लोगे, क्रिप्टॉन लोगे, उनका सबका मास क्या है बेटा, ज्यादा ही है। किससे, हाइड्रोजन से। इस वजह से हाइड्रोजन का ई बाय एम रेशियो क्या होगा, मैक्स होगा, क्योंकि उसका मास क्या है, मिनिमम है। क्लियर है बात, यहां पे सबको समझ में आया। अब सुनते हैं, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट पोस्टुलेट देख लीजिए। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव रेज जो मिला बेटा उसे, वो कहां से मिला है, हाइड्रोजन से। उसी को उसने नाम दिया प्रोटॉन, क्या नाम दिया, प्रोटॉन। तो देखो यहां पे नेक्स्ट पोस्टुलेट देख लीजिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक, द स्मॉलेस्ट एनोड रेस obtained from hydrogen।
ऑब्टेन फ्रॉम दी हाइड्रोजन। क्या नाइट्रोजन से एनोड रेज प्रोड्यूस नहीं होंगे? क्या हेलियम से एनोड रे प्रोड्यूस नहीं हो रहे? सबको समझ में आ रही है ना बातें आपको? क्या हेलियम से एनोड रे प्रोड्यूस नहीं हो रहे? जितने भी गैसेस है उन सबसे बेटा एनोड रेज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे जो स्मॉलेस्ट एनोड रेज है जिसका सबसे मास कम होगा वो क्या है? हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हो रहा है। किससे प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना? ई जिसका मास कम बेटा उसका ई बाय एम रेशो ज्यादा। लेकिन स्मॉलेस्ट जो एनोड रेज है, स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव रेज है बेटा वो उसे कहां से मिले? हाइड्रोजन से मिला। मतलब इसके बाकी के जो एनोड रेज होंगे बाकी अदर गैस के, वो हाइड्रोजन से क्या हो गए? हेवियर हो गए। उनका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबको समझ में आया? द स्मॉलेस्ट एनोड रेज ऑब्टेन फ्रॉम दी हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। विच इज कॉल्ड एज उसी को नाम क्या दिया बेटा उसने? प्रोटॉन दिया। कॉल्ड एज प्रोटॉन, कॉल्ड एज दी प्रोटॉन। सो दीज आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो दीज आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना? जितने भी गैसेस है बेटा उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव रेज बनेंगे, हाइड्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन से निकलेगा तो भी पॉजिटिव रेज बनेगा, ऑक्सीजन से निकलेगा तो भी पॉजिटिव रेज मिलेगा। तो सबसे जो है बेटा एनोड रेज उसे हाइड्रोजन का नजर आया, इसलिए उसने हाइड्रोजन को क्या बोल दिया? क्या बोला उसे? हाइड्रोजन को H प्लस को प्रोटॉन बोल दिया। क्या बोल दिया? प्रोटॉन। सो दीज आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नहीं समझ में आया? कह रहे नहीं आया समझ में? इधर देखिए। नहीं ठीक है, आ गया ना समझ में? जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको बता रहा हूं, ठीक है? इधर देखो बेटा, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को हमने बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, H हो गया प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। तो इसी को प्रोटॉन बोला गया। क्या बोला गया? इसी को प्रोटॉन। अब समझ में आया? अभी क्लियर है सबको बेटा? इसी को क्या बोलेंगे हम? दैट इज प्रोटॉन बोलेंगे। यही तो प्रोटॉन है जो स्मॉलेस्ट है। अब अगर आप ऑक्सीजन से निकालोगे तो वो थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, नाइट्रोजन से निकालोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, हीलियम से निकालोगे तो इससे बड़ा होगा। तो जो स्मॉलेस्ट है वो यही है, और उसी को उसने नाम क्या दे दिया था? प्रोटॉन। सो दीज आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन। ऐसे डिस्कवर्ड हुआ प्रोटॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम्स विच इज कॉल्ड एज द दैट इज प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन इन 1919। क्लियर है? अभी सबको समझ में आया? ई बाय एम रेशो, क्या एनोड रेज, कैथोड रेज समझ में आ रहा है सबको? एनोड रेज किसे बोलेंगे और कैथोड रेज किसे बोलेंगे? इसके बाद का जो नेक्स्ट है बेटा दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हम देख रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनका रिलेटिव मास क्या होगा, रिलेटिव चार्ज क्या होगा, सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब मंडे को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर देता हूं। वो तनिष्क बंद कर दे बेटा, तू जा, तू जब तक बंद कर दे। मैं एक बार इन्हें ये बता देता हूं कहां से स्टार्ट किया था हमने। क्लियर है बात? यहां पे देखो बेटा, अगर आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड क्या था?